नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट में आज देखेंगे मध्य प्रदेश में रुक नहीं रहा है किसान आत्महत्याओं का सिलसिला, झारखंड में स्वच्छता अभियान का बैड रिकॉर्ड और साथ ही आपको दिखाएंगे हिमाचल में महिलाओं ने नशा मुक्ति का उठाया बीड़ा। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। मध्य प्रदेश में 72 घंटे के भीतर 4 किसानों की खुदकुशी। कांग्रेस का दावा 1 महीने में 50 से ज्यादा मामले। 6 जुलाई से मंदसौर से चंपारण तक किसानों की मुक्ति यात्रा। बनारस के कपड़ा कारोबारियों की हड़ताल खत्म। राज्य सरकार से मिला जीएसटी से छुटकारे का भरोसा। 7 दिन के विरोध में 700 करोड़ के नुकसान का अनुमान। मुसीबत में चिटफंड घोटाले में शामिल कंपनियों के एजेंट लोगों के गुस्से का बन रहे हैं निशाना। मोटी कमीशन के बदले लाते थे कंपनियों के लिए पैसे। और स्वच्छता के मोर्चे पर झारखंड नाकाम। 38% घरों में ही शौचालय। गांव में 81% लोग खुले में शौच को मजबूर। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते 3 दिनों के अंदर 4 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। राज्य की विपक्षी दल यानी कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि 1 महीने के दौरान राज्य में 50 से ज्यादा किसान खुदकुशी कर चुके हैं। टीकमगढ़ जिले के ढाना गांव के किसान धर्म सिंह के घर मातम है। उन्होंने अपने ही खेत में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पहले से ही कर्ज में डूबे धर्म सिंह ने 18 जून को बेटी की शादी की थी। इससे उनके कर्ज का बोझ और बढ़ गया और आखिरकार उन्होंने मौत को गले लगा लिया। हमारी पहले से कर्ज था, है हमारी शादी हो गई, सोहर भाई काज हुआ और काज हुआ। ऐसी ही दर्दनाक दास्तानें सीहोर, सागर और मंदसौर में भी सामने आई हैं। इन जिलों में 3 दिन में एक किसान ने खुदकुशी कर ली। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में 1 महीने के दौरान 10 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 8 जून से प्रदेश के 10 जिलों से लगातार किसान आत्महत्या की खबरें हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का दावा है कि मंदसौर की घटना के बाद से राज्य में किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा 50 पार कर गया है। तब 50 से अधिक किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। यह सरकार को खोजना चाहिए। यदि किसान के बेटे मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में काम किए हैं तो किसानों की आत्महत्याओं का अंतहीन सिलसिला थम क्यों गया। इस बीच किसान संगठनों का एक समूह किसान मुक्ति यात्रा में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार को जंतर मंतर से रवाना हुआ। ये यात्रा 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को चंपारण में खत्म होगी। मंदसौर में किसान आंदोलन के दौरान 6 जून को पुलिस की गोली से 5 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे थे और किसानों के लिए राहत का भी ऐलान किया था। बावजूद इसके किसानों की पीड़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भोपाल, टीकमगढ़ और सीहोर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रियल एस्टेट सेक्टर पर जीएसटी का प्रभावी दर 12% है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद मकान सस्ते होंगे या महंगे होंगे। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये स्पष्टता नहीं आई तो हो सकता है कि रियल एस्टेट सेक्टर आने वाले दिनों में फिर से संकट में पड़ जाए। रियल एस्टेट में असमंजस है। खरीदार समझ नहीं पा रहे कि जीएसटी से मकान सस्ते होंगे या फिर महंगे। नई कर व्यवस्था में कई अगर मगर है और यही परेशानी की वजह है। जीएसटी ने सर्विस टैक्स, एक्साइज और वैट की जगह ले ली है। रियल एस्टेट सेक्टर में इसकी प्रभावी दर 12% हो गई है, मगर इसका क्या असर होगा, इसको लेकर भ्रम है। मुझे पर्सनली यहाँ आने से पहले तक भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जब प्रॉपर्टी में देखने आया तो यहाँ तो बता रहे हैं कि वो 4.5 था, अभी लेते आपसे हम, बट अभी हम 12 लेंगे आपसे। तो अब तो हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है। 12% जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। 12% एक्चुअली पूरे अमाउंट पे नहीं लगना चाहिए मेरे ख्याल से। एक्चुअल फिगर तो पता लगे क्या है।
तो क्या खरीदारों को अभी खरीद का फैसला टाल देना चाहिए? बिल्डरों का कहना है कि जीएसटी लागू होने से तैयार खड़े मकानों की कीमत भले कम न हो, लेकिन नए प्रोजेक्ट के मकानों की कीमतें कम होंगी। लेकिन ये तब होगा जब बिल्डर ग्राहक को इनपुट क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है जिसमें कंस्ट्रक्शन भी लगातार हो रहा है और लगातार फ्लैट भी उसमें बिक रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा ज़्यादा है कस्टमर को लेने में, क्योंकि उसमें जो इनपुट क्रेडिट हमें ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा तरीके से ज़्यादा अमाउंट हम पास ऑन कर पाएंगे कस्टमर को, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक बार बिल्डिंग बन के चल तैयार हो गई है, वहाँ पे कोई फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा कस्टमर को होने वाला नहीं है। वैसे बिल्डरों में भी कम भ्रम नहीं है। उनकी शिकायत है कि जीएसटी से जुड़ी कई बातें अभी साफ नहीं है। रियल एस्टेट कारोबारियों के संघ क्रेडाई के मुताबिक सरकार ने जमीन की कीमत में 6% की छूट मुहैया कराने की बात कही है, लेकिन आशंका है कि वो हर जगह समान रूप से लागू नहीं होगी। इससे किफायती आवास योजना में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अगर लैंड को आपने सिमिलर कर दिया कि सब जगह 6% ही अमेंडमेंट मिलेगा, तो अल्टीमेटली एंड यूज़र जो एक आम आदमी है जिसने घर लेना है अपने लिए, उसको बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि वो स्टैम्प ड्यूटी भी एक तरह से ले रहे हैं उसके ऊपर जो है, और इसका अमेंडमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि सर्विस टैक्स के अंदर जब सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंट हुआ था तो उसमें लैंड का अमेंडमेंट जो है उन्होंने दिया था, तो इसके अंदर भी सूनर और लेटर जो है आना चाहिए, गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में बीते कई सालों से मंदी है। रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में पिछले दिसंबर में आई कुशमैन एंड वेकफील्ड और जीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक तब तक अकेले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में करीब 2,65,000 मकान बने बनाए खाली पड़े थे। मुंबई में इन घरों की संख्या 2,40,000 थी। नोटबंदी का इस क्षेत्र पर बहुत खराब असर हुआ था। अब अगर जीएसटी से जुड़े भ्रम जल्द दूर नहीं हुए तो इस क्षेत्र का संकट और गहरा सकता है। जीएसटी के नियमों को लेकर अभी ग्राहकों और बिल्डरों में असमंजस दिख रहा है, लेकिन रियल एस्टेट कारोबारियों की माने तो लंबे समय में ये ग्राहकों के हित में ही साबित होगा। उनका ये भी मानना है कि बीते 2-3 साल से रियल एस्टेट में जो मंदी थी वो रेरा और जीएसटी के आने के बाद अब ग्राहकों के विश्वास में तब्दील होगी। गाजियाबाद और नोएडा से करमन जितेंद्र के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब पंचानन मिश्रा से बात करते हैं। पंचानन, आपकी रिपोर्ट देखी और ये रिपोर्ट बताती है कि असमंजस की स्थिति दोनों तरफ है। उपभोक्ता भी परेशान हैं और जो बेचने वाले लोग हैं वो भी परेशान हैं। तो ये असमंजस की स्थिति कब तक छटने की उम्मीद की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो जीएसटी का जो रियल एस्टेट है उसने स्वागत किया है। स्वागत इसलिए किया कि उनको लगता है कि इससे पारदर्शिता आएगी और जो ग्राहक हैं जिनमें ये छिटक गए थे, इनको लग रहा था 2-3 सालों से कि बिल्डर बना के देगा नहीं, तो उसकी एक विश्वास उनको वापस आएगा, तो इसलिए वो खुश है। लेकिन उनके साथ दिक्कत ये है कि उनको लगता है कि अभी नियमों में स्पष्टता नहीं है, क्योंकि 12% जो इफेक्टिव रेट है 18 से 12 किया गया था उसको लैंड कॉस्ट को हटाकर, तो वो जो उससे मकान की कीमत कम हो, क्योंकि ग्राहकों को लग रहा है कि हो सकता है कीमतें और गिरें, तो उससे वो जो लल है वो बना हुआ है। अभी उनको लग रहा है कि अगले 2 महीने और गुजर जाएंगे जबकि उनकी यूनिट्स की बिक्री नहीं होगी और ग्राहक आगे पूछ के वापस जाता रहेगा, तो उनको इस बात से परेशानी है। पिछले दिनों हमने देखा कि कई बड़े महानगरों में, दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में 40% बिक्री घट गई है। जब नोटबंदी हुआ, रेरा कानून की बात हुई, फिर जीएसटी, तो क्या ये अगर इसी तरह से असमंजस की स्थिति बरकरार रही तो भले ही बिल्डर खुश हों लेकिन उपभोक्ता ही नहीं आएंगे, फिर क्या होगा? रियल एस्टेट में 3 चीजें एक साथ आ गई, नोटबंदी आ गई, रेरा आ गया और उसके बाद ये जीएसटी आ गया। तो अब बिल्डर्स को ये लग रहा है कि इनको अचानक हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा है और एक साथ ग्राहकों में जो विश्वास जगाना है वो उनके लिए मुश्किल है। तो देखते हैं कि आगे 2 महीनों में, अगले 2 महीनों में अगर नियम और क्लियर होते हैं और ग्राहकों को विश्वास लौटता है तो हो सकता है सेक्टर जो है उछाल मारे, क्योंकि रेट इसमें कम हो सकते हैं। ये बार बार आशा जताई जा रही सरकार की ओर से अफोर्डेबल। लेकिन आप ही की स्टोरी में मैंने सुना एक महाशय ये बता रहे थे कि जो सस्ते मकानों की जो एक मुहिम है उस पर इसका असर पड़ सकता है। उस पर किस तरह का असर पड़ सकता है? क्योंकि वो सस्ते मकानों की मुहिम आमतौर पे सरकार चलाएगी। सरकार ने अफोर्डेबल हाउस की बात कही है, कहा है कि 2022 तक हर किसी को मकान दे देंगे। लेकिन समस्या ये है कि गाजियाबाद के किसी मतलब स्लम से दूर के इलाके में जमीन ले लें या मुंबई में जमीन ले लें, मुंबई के किसी पॉश इलाके में सरकार बराबर उसको जो छूट है 6% की वही दे रही है, क्योंकि दोनों जगह जमीन की कीमत में जमीन और आसमान का अंतर है। तो अफोर्डेबल हाउस सिर्फ सस्ती जमीन पे बन सकता है। ये बिल्डर्स की दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि हमको जब जिस लोकेशन पे जमीन है उस हिसाब से हमको छूट दी जानी चाहिए, और वो स्लम सिस्टम में भी वही कीमत दे रहे हैं और वो मुंबई के पॉश एरिया में वही कीमत, वही 6% की छूट मिल रही है। ये उनकी दिक्कत है, इसलिए वो कह रहे हैं अफोर्डेबल में दिक्कत आएगी। जी, आने वाले दिनों में हो सकता है स्थिति और स्पष्ट हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंचानन, हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात करते हैं बनारस के कपड़ा व्यापारियों की। बीते 7 दिनों से बनारस के कपड़ा व्यापारी हड़ताल पर थे, जीएसटी का विरोध कर रहे थे, लेकिन उनको मंगलवार के दिन सरकार की तरफ से आश्वासन मिला कि जीएसटी से उन्हें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने उनसे 2 से ढाई महीने का वक्त भी मांगा। अब
कारोबारी जो हैं, जो कपड़ा कारोबारी हैं बनारस के, वो ये कह रहे हैं कि हम 2 से ढाई महीने इंतज़ार तो करेंगे, लेकिन अगर ये भरोसा पूरा नहीं हुआ तो हम फिर से हड़ताल करेंगे। आइए देखते हैं बनारस के कपड़ा कारोबारियों से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। बनारसी साड़ियों की दुकानें 7 दिन की हड़ताल के बाद मंगलवार को फिर से खुल गईं। जीएसटी के खिलाफ बनारस के कपड़ा कारोबारी 27 जुलाई से हड़ताल पर थे। कपड़ा कारोबारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जीएसटी से छुटकारे का आश्वासन मिला, तब जाकर उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की। जीएसटी के सिलसिले में उनसे बात की गई तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोगों को अवश्य इससे छुटकारा मिलेगा जीएसटी से। पीयूष गोयल साहब हैं जो ऊर्जा मंत्री हैं, दूसरे हमारे कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी साहिबा हैं। इन दोनों आदमी को हम लोगों के साथ, हमारे बनारस के एसोसिएशन और व्यापारियों के साथ लगाया हुआ है कि इन लोगों के साथ मिलकर के आप प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कीजिए, अरुण जेटली जी से मुलाकात कीजिए। हालांकि राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रक्रिया में 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। बनारस के साड़ी कारोबारियों का कहना है कि इस दरमियान अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वो दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। हमारे बनारस की जो दोनों एसोसिएशन है, बनारस वस्त्र उद्योग एसोसिएशन और बनारस साड़ी डीलर एसोसिएशन, इसके तमाम पदाधिकारी बैठेंगे और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अगर आवश्यकता हड़ताल की पड़ी तो हड़ताल की जाएगी। अगर केंद्रीय मिनिस्टरों से मिलने की जरूरत महसूस हुई तो उन लोगों से मिला जाएगा और विनती किया जाएगा कि आप इस पर से जीएसटी हटाएं। व्यापारियों का दावा है कि 7 दिन में बनारस में 700 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। हर साल इस सीजन में साड़ी का कारोबार अच्छा चलता है, लेकिन बीते 15 दिन में इसमें 50 से 70% तक कमी आई है। ऑर्डर रद्द होने का भी कारोबारियों को खामियाजा भुगतना पड़ा। बनारस के 99% बुनकर पढ़े लिखे नहीं हैं, इससे उनके लिए जीएसटी के नियमों को समझना काफी मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक बनारस में हर साल 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का साड़ी कारोबार होता है। ऐसे में इसके व्यापारियों के सामने हड़ताल के दौरान हुए नुकसान की भरपाई कर पाना बड़ी चुनौती है। वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे हिमाचल की महिलाओं ने उठाया नशा मुक्ति का बीड़ा। और अब बात हफ्ते की मुद्दे की, जिसमें हम बात करेंगे चिट फंड घोटाले से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल में चिट फंड घोटाले से हुए नुकसान से निवेशक तो परेशान हैं ही, लेकिन जो एजेंट थे कंपनियों के वो भी कम परेशान नहीं हैं। असल में उनकी मुश्किल ये है कि आम लोगों ने उन्हें ही घोटाले का चेहरा मान लिया है, लेकिन मजबूरी ये है हालात की कि अब दोनों को, यानी निवेशक और एजेंट दोनों को मिलकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ रहा है। पुष्पा मित्रा जलपाईगुड़ी के बाहरी इलाके में रहने वाली गृहिणी हैं, पढ़ी लिखी हैं। इनके पति रंजन मित्रा सरकारी सेवा में थे, अब रिटायर हो गए हैं। बेसिल चिटफंड कंपनी की नजर इन पर पड़ी और उसने इन्हें अपना एजेंट बना लिया। আমি তো এজেন্ট, আমার উপরে যিনি ছিলেন উনি আমাকে জয়েন করালেন, তখন ও রিটায়ার করলো। রিটায়ার করার পর ভাবলাম যে না একটু করি কিছু, তাহলে অন্তত কিছুটা তো আমি হেল্প করতে পারবো। पुष्पा मित्रा ने पहला ग्राहक अपने पति को ही बनाया। उनके रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने बैंक से निकलवाकर बेसिल कंपनी में लगवा दिया। अपने पति, भाई और बेटी को मिलाकर उन्होंने 13.5 लाख रुपए इस कंपनी में जमा करवा दिए। नवंबर 2013 में इन सब की उम्मीदों पर पानी फिरने लगा। जब बेसिल का दफ्तर बंद हो गया तब लोग पुष्पा मित्रा से अपने पैसे मांगने लगे। तब उन्हें अपने गहने और घर की संपत्ति बेचकर कुछ लोगों को पैसे लौटाने पड़े। 2 लाख का इन्वेस्ट किया तो पहले 2-3 मास 12% के इंटरेस्ट मिला। सबको इन्वेस्ट किया, उठ गया। সেগুলো জমা নিচ্ছে, তখন সেইটা জমা না দিয়ে তার থেকে কিছু কিছু ম্যাচুরিটি দিলাম। আমার গলার চেন বিক্রি করে তারপরে যেখানে যে পয়সা করি যতটুকু যা ছিল তুলে এনে তাদের দিলাম।
पुष्पा मित्रा जैसी अनगिनत कहानियां हैं। घोटाला सामने आने के बाद जगह जगह एजेंटों पर दबाव बढ़ने लगा। उनमें कई तो दिमागी रूप से बीमार हो गए। आखिरकार उन्हें राहत अदालत के एक आदेश से मिली, जिसमें कहा गया कि एजेंटों को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही उनको इन मामलों में दोषी ठहराया जा सकता है। On behalf of our organization, we have gone to court and court issue honorable high court issue the order that without any cause government cannot arrest one agent. अब एजेंट भी संघर्ष की राह पर हैं। चिटफंड निवेशकों के साथ उन्होंने साझा संगठन बनाया है। सीबीआई, ईडी सहित 4 सरकारी एजेंसियां इस मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन लोगों के जेहन में यही सवाल है कि क्या 1982 या 1992 की तरह उनके पैसे भी वापस मिलने शुरू होंगे और उनके पैसे जो जमा किए गए वे आखिर हैं कहाँ। सरकार को जवाब देना है, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कोलकाता से अखिलेश सुमन। देश में स्वच्छता अभियान के लागू हुए तकरीबन 3 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के ग्रामीण इलाकों में 81% लोग आज भी खुले में शौच के लिए मजबूर हैं। सरकारी मदद से जो शौचालय बनवाए भी गए वो भी तहस नहस हो चुके हैं। झारखंड से ग्राउंड रिपोर्ट। खुले में शौच करने जाते ये लोग। झारखंड के ज्यादातर गांवों में ऐसी तस्वीरें आम हैं। इस राज्य के गांवों में 18.8% घरों में ही शौचालय का इंतजाम है। नतीजतन राज्य के 81% लोग खुले में शौच करने जाते हैं। शौचालय में बैठने का जगह नहीं है, किसी का गड्ढा भर गया है, यहाँ पानी का रखने का जगह ही नहीं है, किसी का किवाड़ी उड़ गया है, इसीलिए शौचालय तो एकदम यूज करने के लायक ही नहीं है। भारत सरकार की 2016 की स्वच्छता स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक शौचालयों के मामले में झारखंड का हाल सबसे खराब है। दूसरे राज्यों से तुलना करें तो सिक्किम में सबसे ज्यादा 98.2% घरों में शौचालय का इंतजाम है। केरल में 97.6%, मिजोरम में 96.2%, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में 90.4% घरों में ही शौचालय की व्यवस्था है। आलम यह है कि झारखंड के जिन 18% घरों में शौचालय हैं, उनमें भी 15% शौचालयों में पानी का इंतजाम नहीं है। वे लोग स्वयं बनाने के लिए इच्छुक थे और अभी तक वे नहीं बनाए हैं। अगर वैसी बात है तो उनको जो है स्व सहायता समूह के माध्यम से उनका शौचालय निश्चित रूप से बन जाएगा। झारखंड के गढ़वा जिले में बन चुके बहुत से शौचालयों की राशि का प्रशासन ने भुगतान नहीं किया है। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक शौचालय के निर्माण में भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है। शौचालयों की कमी से सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है। प्रशासन ऐसे आरोपों पर बचाव की मुद्रा में नजर आता है। तो जांच करके उसके पर कार्रवाई करेंगे। जो संबंधित पैसा लिया होगा या जो मांग रहा होगा उस पर भी कार्रवाई। किस तरह के जांच बैठाएंगे सर, किस तरह से कार्रवाई करेंगे, क्या उसके लिए क्या कमेटी बनाएंगे, क्या गठित करेंगे? एक मजिस्ट्रेट होंगे और एक अभियंता होंगे, दोनों को संयुक्त टीम बनाई जाएगी। देश भर के ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने के लिए सरकारी मदद दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से प्रति शौचालय 9,000 रुपए दिए जाते हैं। बाकी मदद राज्य सरकार करती है। तमिलनाडु सरकार प्रति शौचालय 10,000 और कर्नाटक सरकार 18,000 रुपए सहायता देती है। झारखंड में राज्य सरकार का योगदान सिर्फ 3,000 रुपए है। पैसा दे करके भी हम शौचालय नहीं बनवा पा रहे हैं। इन लोगों ने पैसा लिया है और अभी तक नहीं किया है, तो अब हमको तो शौचालय बनवाना ही है। 2014 में गांधी जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। तब 2019 तक पूरे देश को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब 2 साल का ही वक्त बचा है, जबकि जमीनी हकीकत बताती है कि अभी कम समय में बहुत काम करना बाकी है। झारखंड से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत प्रयोग के तौर पर 15 सितंबर 1959 को हुई। आइए देखते हैं इतिहास के पन्नों में देश में टेलीविजन का सफर कैसा रहा। भारत में प्रायोगिक तौर पर टेलीविजन सेवा की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई। उस रोज तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली में पहले दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया। उसके बाद अगला बड़ा कदम 15 अगस्त 1965 को उठाया गया, जब 1 घंटे की दैनिक सामान्य सेवा शुरू हुई। उसी दिन भारत में पहले टीवी समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ।
आरंभ में दूरदर्शन का उपयोग शिक्षा एवं ग्रामीण विकास के लिए हुआ। अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 15 अगस्त 1982 को आया, जब भारत में रंगीन टीवी सेवा की शुरुआत हुई। उसी दिन राष्ट्रीय नेटवर्क लॉन्च किया गया। फौरी मकसद 1982 में दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों का सीधा प्रसारण था, मगर वहां से हुई शुरुआत ने भारत में मीडिया का स्वरूप ही बदल डाला। हिमाचल की महिलाओं ने एक बड़ा बीड़ा उठाया है। अपने युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए उन्होंने खुद ही कमान हाथ में ले ली है और हसिया कुदाल लेकर वो मैदान में उतर पड़ी हैं। खेतों में भांग काट रही हैं, अफीम के पौधे काट रही हैं। आइए देखते हैं हिमाचल से ग्राउंड रिपोर्ट। ये महिलाएं भांग के पौधे काट रही हैं। हिमाचल प्रदेश के रामपुर कस्बे की इन महिलाओं ने हाल ही में ड्रग्स विरोधी अभियान चलाया। मकसद है राज्य में ड्रग्स की समस्या को खत्म करना। महिलाओं का कहना है कि मादक पदार्थों के कारण नौजवान बर्बाद हो रहे हैं और इसकी लत बढ़ती जा रही है। आजकल की जनरेशन जो है पढ़ाई से पिछड़ती जा रही है, हर चीज़ से पिछड़ती जा रही है, उन्नति की ओर उनका ध्यान नहीं है। वो जो है हर टाइम हर समय जो है उनका जो है नशे की ओर ढलते जा रहे हैं। हमें उन जनरेशन को जो है इससे जो है उनको जागरूक करना है, नशा मुक्त करना है। महिलाओं के अलावा स्कूली छात्रों ने भी ड्रग्स के खिलाफ आवाज उठाई है। शिमला में सैकड़ों बच्चे इकट्ठा हुए और लोगों से नशीले पदार्थों के बहिष्कार की अपील की। हम इससे जो है लोगों को जागृत कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि अगर हम जागरूक होंगे तो आगे हमारी आने वाली पीढ़ी भी जागरूक होगी, मतलब वो नशा नहीं करेगी। हम हर एक चीज़ को, हम अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को एकदम से अच्छा कर सकते हैं, नशा ना हो। हिमाचल प्रदेश में अफीम और भांग की काफ़ी पैदावार होती है। इसे यहाँ से इजराइल, इटली और हॉलैंड समेत कई देशों में भेजा जाता है। यहाँ से इसकी सप्लाई नेपाल, गोवा, पंजाब और दिल्ली तक भी होती है। पिछले साल राज्य सरकार ने 22 अगस्त से 5 सितंबर के बीच पूरे राज्य में ड्रग्स विरोधी अभियान चलाया, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश के रामपुर और शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।